हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग्स। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर का क्लासेस शुरू किया हूं और मेरा जो चैनल है उसका नाम है एसके ब्लॉग्स। आप इसमें बहुत तरह तरह की जानकारी ले सकते हैं और मुख्यतः मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर। पता नहीं क्यों लोग इंग्लिश से इतना नफरत करते हैं, जबकि इंग्लिश इतना मज़ेदार है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो गाइस चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो किसी भी भाषा को, एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना, और उसके लिए हम लोगों को ट्रांसलेशन सीखने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग हिंदी तो आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बनाने की बारी आती है तो हम लोग उसको बना नहीं पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि आखिरकार हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो जो मैं कुछ मुख्य चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, अगर आप जब तक उन्हें नहीं जानेंगे तब तक आप इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह का नया नया ग्रामर का टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूं। आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग किस टॉपिक पर हमसे ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसको सिलसिलेवार ढंग से सजाना पड़ता है, और उसके लिए हम लोगों को कुछ रूल की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले उस रूल में यूज होने वाले वर्ड्स को हम लोग जानेंगे, क्योंकि जब तक उन वर्ड्स को हम सजाने के लिए नहीं जानेंगे तब तक हम सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को हम लोगों को अपने दिमाग में नोट करना होगा कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में जितने भी प्रकार के लगभग वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, उसमें से 80% सेंटेंस जो होते हैं वो टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग टेंस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। अभी कोई भी टेंस का सेंटेंस, मतलब टेंस का वाक्य, उसको ट्रांसलेशन करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल रूल होता है, एक नियम होता है, जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स या तो कॉम्प्लीमेंट्स। बस हिंदी में मुख्यतः हम लोग ये इन्हीं शब्दों को पहचानना है और इसको सेटअप करना है, और सिलसिलेवार ढंग से इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते समय ध्यान देना है। बस इतना ही हम लोगों को सीखना है, बस अंग्रेजी हम लोग के मुट्ठी में। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, और कर्ता का डेफिनेशन ये होता है कि जो वाक्य में कार्य को अंजाम देता है या कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। द वन हु डज द वर्क इज कॉल्ड द डूअर। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर बाजार जाने का काम जो है वो राम कर रहा है। इसका मतलब राम हमारा इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो हैं आपके सिंगुलर और प्लूरल में, जिसको डिवाइड किया गया है, मतलब एक वचन और बहुवचन में। आई मतलब मैं, उसका प्लूरल है वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, आप, यू मतलब तुम लोग, आप लोग जो उसका प्लूरल है। ही जो लड़कों के लिए यूज होता है वह, सी लड़कियों के लिए यूज होता है उसका भी अर्थ होता है वह। इट जो निर्जीव पशु पक्षी अन्य के लिए भी यूज होता है वो है इट। इट मतलब वह, उसका प्लूरल होता है दे, दे मतलब वे लोग। उसके बाद आपका आता है नेम। नेम का मतलब होता है कोई एक नाम, चाहे वस्तु का नाम हो, आदमी का नाम हो। और नेम्स होता है मतलब एक से अधिक नाम। अब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानने का हम लोग ट्रिक जानेंगे। तो उस वाक्य के लिए हम लोग कौन से प्रश्न बनाएंगे। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो प्रश्न करेंगे कौन बाजार जाता है, तो जवाब मिलेगा राम। तो यहाँ पे राम हमारा सब्जेक्ट है। अब रूल में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया को सहायता करता है, मतलब हेल्प करता है, उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें आपके आते हैं इज, आर, एम, हैव, हैव बीन, हैड बीन, वाज, वेयर, हैड बीन, विल, शैल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के विषय में आप लोग और जानिए कि ये वाक्य में समय के बारे में जानकारी देते हैं।
समय के बारे में जानकारी देने का अर्थ है कि मतलब बताना कि ये वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में हो रहा होगा या तो भूतकाल में हो रहा था। अब हमारा रूल में जो तीसरे नंबर पर आता है वो है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है, मतलब पता चलना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, तो उसे ही क्रिया कहते, वर्ब कहते। जैसे कि सीता आम खाती है, तो यहाँ पर सीता क्या कर रही है, आम को खा रही है, मतलब खाना यहाँ पे क्रिया है। हमको प्रश्न बनाना है इस वाक्य में, इस तरह के वाक्य में कि क्या करती है, तो जहाँ जो जवाब मिलेगा वही शब्द हमारा क्रिया होगा। इंग्लिश में वर्ब के फॉर्म होते हैं, मुख्यतः तो 3 ही होती हैं, लेकिन फिर भी लोग 5 बनाते हैं, जिसमें आपका आता V1, V2, V3, V4, V5। मैं अगले वीडियो में आप लोग को डालूंगा कि V4, V5, V1, V2, V3 ये सब कैसे कैसे बनाया जाता है। हम लोग जितना भी टेंस पढ़ेंगे, आप लोग जान लीजिए रूल यही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी बदलता है। बस 2 चीज़ हम लोग सीख जाएंगे, समझिए पूरा टेंस कंप्लीट। अब हमारा अगला नंबर में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो कर्म का डेफिनेशन है कि कर्ता के कार्य करने का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सीता आम खाती है, तो यहाँ पर सीता क्या खाती है, आम खाती है। आप लोगों को मैं ऑब्जेक्ट पहचानने का एक ट्रिक दे रहा हूँ कि हम उस सेंटेंस में क्या या तो किसको से प्रश्न बनाएंगे। जैसे हमने देखा कि सीता क्या खाती है, तो आम खाती है। उसी तरह एक और सेंटेंस है, मैं तुमको पीटता हूँ, तो प्रश्न बनाएंगे मैं किसको पीटता हूँ, तो जवाब आएगा तुमको, तो तुमको हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ। अब सेंटेंस के लास्ट में जो बच जाता है वो होता है आपका अदर या तो कॉम्प्लीमेंट्स, जिसको अन्य या तो वाक्य का शेष बचा हुआ भाग कहते हैं। इसमें मुख्यतः हमारा समय और स्थान आता है। अन्य भाग भी जो बच जाते हैं सारे इसी में आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पहचानने का ट्रिक है कि समय और स्थान रहे तो आपको अदर कॉम्प्लीमेंट्स मतलब सेंटेंस के लास्ट में लिखना है। इसको भी पहचानने का ट्रिक है, आप सेंटेंस में कब और कहाँ से, व्हेन और वेयर से क्वेश्चन बनाइए, जो जवाब मिलेगा वो आपका अदर या कॉम्प्लीमेंट्स में होगा। जैसे कि हिंदी में एक सेंटेंस है, राम 9 बजे बाजार जाता है, तो प्रश्न करेंगे कब और कहाँ जाता है, तो जवाब आएगा कब का 9 बजे और कहाँ जाता है तो बाजार जाता है। तो ये हमारा अदर या कॉम्प्लीमेंट्स हुआ। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि सारे टेंसों के लिए जो रूल यूज होता है वो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिरकार हम लोगों ने पढ़ा क्या। जैसे एक सेंटेंस है, राम घर में आम खाता है, तो सबसे पहले इसको नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो रूल के अनुसार 1 नंबर में राम, 2 नंबर में खाता है, 3 नंबर में आम और 4 नंबर में घर में। अगर इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सजाएं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम खाता आम घर में। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लिखेंगे राम का, उसके बाद खाता का, उसके बाद आम का, उसके बाद घर में का। उम्मीद करता हूं कि ट्रांसलेशन का ये जो बेसिक रूल था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरह का ग्रामर का पढ़ाई करते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल SK ब्लॉग्स।